बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की छुट्टियां गुजार के आप वापस आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 से हम आगाज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपने जो चैप्टर पढ़े हैं आप उन्हें तैयार भी कर रहे हैं और असेसमेंट के लिए आप कोई थोड़ा बहुत तैयारी में हैं। चैप्टर नंबर 9 एक बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन समझाने की कोशिश हो रही है एंड दैट इज़ इन डिविडेंड्स। कि कंपनी ने, जाहिर है कंपनी चल रही है, हमने पढ़ लिया एजीएम कैसे होनी है, पहले बल्कि शुरू हुआ जी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होना है, फलां, ये सारा कुछ कर लिया। फिर कंपनी की मीटिंग्स की बातें हो गई हैं, कंपनी का इस तरह, जाहिर है अब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हैं वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सेक्शन। डिविडेंड्स आर पेमेंट मेड टू मेंबर बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हमने वहाँ वो जो शेयर और वहाँ बात पढ़ी थी ना, वहाँ हमने कहा था ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर, उसमें एक बात ये भी पढ़ी थी कि डिविडेंड्स की ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, every company has an implied power to use its profit to pay dividend to its shareholders। implied power का मतलब क्या है? लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जी कंपनी को ये इख्तियार है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, नहीं, इट्स एन इम्प्लाइड पावर। बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर मौजूद है, सिवाय उन कंपनीज के जिनके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करने की रिस्ट्रिक्शन है। चैप्टर नंबर 1 में जिक्र आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेफिनेशन ही यही थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके आर्टिकल एंड मेमोरेंडम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, प्रोहिबिट कर दें कि वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और वहीं हमने ये बात समझी थी कि नॉन प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट, यू कैन अर्न प्रॉफिट बट यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। उसके अलावा या इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, उसके अलावा हर कंपनी के पास बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरेंट उसकी वो है, इख्तियार है कि वो डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। डिविडेंड दो तरह का होता है, एक इंटरम डिविडेंड और एक फाइनल। इंटरम का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर, साथ साथ एक लिस्टेड कंपनी आमतौर पर हर क्वार्टर में अगर वो अर्निंग में है और उसकी डिविडेंड पॉलिसी कोई ऐसी है तो वो हर क्वार्टर में कोई डिविडेंड अनाउंस कर रही होगी। सम कंपनीज, आप कभी एमएफए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे आप लोग कि कुछ कंपनीज एक पैटर्न पे अपनी डिविडेंड पॉलिसी रखते हैं, एक स्टेगनेंट डिविडेंड पॉलिसी रखते हैं कि यार हमें क्या, और क्या लफ्ज़ हो सकता है, कांस्टेंट डिविडेंड कोई हो सकता है, या कोई एक जैसे डिसाइड कर लिया कि जो कुछ अर्न करेंगे उसका 70% डिविडेंड दे दिया करेंगे, 30% रिटेन्ड अर्निंग में ले जाएंगे, कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। फिर ये भी हो सकता है कि हम ये कहें यार साल में एक दफ़ा नहीं, हम हर क्वार्टर में जब अकाउंट, क्योंकि क्वार्टरली अकाउंट्स बनने हैं तो हर क्वार्टर में अकाउंट जो बनेंगे उसका डिविडेंड देते जाएंगे, तो उन सबको क्या बोला करेंगे, इंटरम डिविडेंड। और साल के आखिर में जो डिविडेंड अनाउंस होगा दैट इज फाइनल डिविडेंड। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्या इस सारी बातों में जो बातें हमने की हैं जर्नलाइज किस्म की, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन भी है? वो कहता है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ। वो कहता है अगर आप एसेट्स बेच के डिविडेंड देना शुरू करें, वो कहता है ऐसा नहीं होगा। एक जेनेरिक बात उसने की है, फिर उसने एक एक्सेप्शन दी, एक्सेप्ट इट इज़ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर उसका बिजनेस ही इमूवेबल, मतलब होंडा वाले गाड़ी बेच के डिविडेंड ना दें तो वो तो गाड़ी ही बेचते हैं, बहरिया टाउन वाले प्लॉट बेच कर डिविडेंड ना दें वो तो बेचते ही प्लॉट है, उनका तो नॉर्मल एक्टिविटी यही है। एक तो वो लोग निकल गए, एक दूसरे लोग आ गए, कंपनी हैज़ सेट ऑफ सच प्रॉफिट अगेंस्ट सच लॉसेस। क्या मतलब, अगर कोई बिजनेस ये नहीं है, हमारी 2 बिल्डिंग थी, हमने एक बिल्डिंग बेची उसमें गेन आ गया, एक बेची उसमें लॉस आ गया, कह रहे पहले इसको सेट ऑफ कर ले, अगर फिर भी प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दे सकते हैं। अनरियलाइज गेन, गेन ऑन अनसोल्ड प्रॉपर्टी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने प्लॉट खरीदा था 2 करोड़ रुपए का, प्लॉट हो गया है 15 करोड़ रुपए का, आप रीवैल्यूएशन सरप्लस तो क्रिएट कर सकते हैं ना, अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट, लेकिन क्या इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में से डिविडेंड भी दे सकते हैं?
वो कहते नहीं डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि ये कहाँ पड़ा है इस वक्त, अनरियलाइज पड़ा हुआ है। या तो बेचें इसको, और अगर बेचेंगे तो फिर ये ऊपर वाली प्रोविजन लगाएं पहले, और फिर प्रॉफिट बच रहा है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। या इसी तरह आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर की प्राइस ऊपर चली गई है लेकिन अभी आपने बेचे नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अनरियलाइज गेन। अनरियलाइज गेन में से भी डिविडेंड नहीं दिए जा सकते। अमाउंट एक्सीडिंग डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन। डिविडेंड का उसूल क्या है, जो फाइनल डिविडेंड है ना, इसका तरीकाकार क्या होता है, डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर इसकी अप्रूवल देते हैं, ठीक है ना। एजीएम बुलाई हमने, डायरेक्टर ने रिकमेंड किया कि जनाब पर शेयर डिविडेंड जो है ना 8 रुपए दे दिया जाए पर शेयर, लेकिन डायरेक्टर एजीएम में लेके जाएंगे इस बात को, एजीएम विल अप्रूव। वो कहते फिर एजीएम कहते नहीं जी 10 रुपए दो, वो कहते नहीं, मेंबर के पास ये इख्तियार नहीं है। हाँ, मेंबर ये कह सकते हैं कि यार 8 रुपए नहीं भाई, आप 5 रुपए डिविडेंड करें। मेंबर कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिकमेंडेड डिविडेंड बट दे कैन नॉट इंक्रीज। ये बात यहाँ लिखी है, अमाउंट एक्सीडिंग डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन, इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, कम किया जा सकता। अच्छा जी, ये पॉइंट लिखे हुए कैसे हैं, certain restriction on declaration of not to be exceed amount recommended by the company in general meeting may declare dividend but no dividend shall exceed the amount recommended by board. Restriction on distribution of certain gain, ये वो ऊपर वाले 3 पॉइंट, उनकी रीडिंग आ गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो वाली बातें आ गई। डिविडेंड देना कैसे है, what manners are available for payment of dividend। कहते डिविडेंड कैसे देना, वो कहते एक तो तरीका है कैश दे दें। कैश से मुराद वो इनकम टैक्स वाला कैश नहीं है, कैश से मुराद है पैसे दे दें, मनी में दे दें, ठीक है ना। अब कैश देना कैसे है, वो कहता है या चेक के जरिए दें या एक स्पेशल, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड वारंट। एक स्पेशल चेक की किस्म होती है ये चेक में तो होता है ना कि आप बैंक का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चेक बैंक प्रिंट करता है, डिविडेंड वारंट कंपनी प्रिंट करती है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक चेक, चेक की शक्ल का ये आता है डॉक्यूमेंट आपके पास, लेकिन वो कंपनी प्रिंट करती है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देती है, आप उसे चेक की तरह जमा कराते हैं और वो क्लियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड वारंट। और ये दोनों तरीके भी अब पुराने हो गए, अब तो मेन तरीका इलेक्ट्रॉनिकली कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनी को तो ना कह दिया कि नहीं भाई, आप जब शेयर होल्डर जिसने डिविडेंड लेना है तो मेंबर से उसकी बैंक मंगवाएं, डिटेल मंगवाएं। वो सीडीसी अकाउंट जो हम पीछे भी कहीं थोड़ा सा जिक्र हुआ था, जब वो अकाउंट खुलते हैं तो उसके अंदर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर करें, उस अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे, ना चेक की ज़रूरत पड़ेगी ना वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके पास ऑप्शन है वो चेक के ज़रिए दे दे या डिविडेंड वारंट के ज़रिए दे दे। क्या इन काइंड भी डिविडेंड दिया जा सकता है कि होंडा वालों ने डिविडेंड देना, कहते हैं यार हम गाड़ियाँ दे देते हैं, ठीक है, कहते नहीं दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते। आप इन काइंड सिर्फ एक चीज़ दे सकते हैं, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, वो भी अनलिस्टेड के नहीं दे सकते। इन काइंड अगर डिविडेंड देना है, कोई भी कंपनी इन काइंड डिविडेंड दे सकती है, लेकिन कौन से, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब है कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई होगी लिस्टेड कंपनी के, और कंपनी कहे कि यार बजाय इसके कि हम कैश दें इन्हें, हम शेयर्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बोनस की शक्ल में। बोनस तो अपने शेयर होते हैं ना, ये डिविडेंड की शक्ल में कहलाएंगे। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, टू होम डिविडेंड टू बी, अब ये एक बड़ा अहम मसला है, डिविडेंड देना किसे। अब जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो तो हर वक्त बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। आजकल स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे खड़ी है, तो आप किसी भी दिन की खबरें सुने तो पता चलेगा आज इतने करोड़ शेयर का कारोबार हुआ, आज इतने करोड़ का कारोबार हुआ। अब डिविडेंड किसे दें, इस कॉन्सेप्ट को ये आएगा आगे, मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब हुआ क्या, मसलन आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ हमारा, 1 जुलाई को किसी भी साल से और चला 30 जून। अब एक आदमी है, उसने शेयर खरीद रखे हैं, 30 जून को ईयर एंड हुआ। ईयर एंड के बाद हम पीछे पड़े हैं कितने अरसे के अंदर अकाउंट फाइनल करने हैं, कितने अरसे के अंदर अंदर एजीएम करनी है। एजीएम कितने अरसे में करनी थी, विद इन, वो तो पहले वाली आ गई, बाहर वाली 120 डेज और वंस इन ईयर, ये वाली पढ़कर है ना। 120 दिन के अंदर अंदर आपने एजीएम करनी है। एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होना है, ठीक है ना। इसका मतलब है यहां से हम एजीएम की लास्ट डेट निकाल सकते हैं। हम पीछे पढ़कर आए यार, अच्छा वो 28-29 अक्टूबर बन रही होती थी, ठीक है ना। तो वो डेट निकाली और जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, 10 दिनों के अंदर अंदर पे करना है, 10 डेज के अंदर पे करना है। अब ये 10 डे कहां से कैलकुलेट करना है, ये इस चैप्टर का हिस्सा है बेसिकली। अब पता कैसे लगे किसको डिविडेंड मिलना है। एक बंदे ने 2 दिन पहले शेयर खरीदे हैं, क्या उसे डिविडेंड मिलना है? एक बंदे ने इस पूरा फाइनेंशियल ईयर शेयर अपने पास रखे, जुलाई में या अगस्त में आकर उसने शेयर सेल किया, डिविडेंड मिल रहा है इस साल का, क्या इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये इश्यूज, लीगल इश्यूज इन्वॉल्व। लॉ कहता है यार ये तो हम तो नहीं ऐसे जज कर सकते किसको डिविडेंड मिलना है। इसका एक तरीकाकार क्या है, एक डे डिसाइड कर ले, कट ऑफ डेट, उसको कहते हैं बुक क्लोजर। क्या कहते हैं, बुक क्लोजर। बुक क्लोजर का मतलब क्या है कि जो शेयर ट्रांसफर है ना, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर्ड इज क्लोज्ड। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर क्या कर रहा है, मैंने शेयर बेचा आपके नाम कर दिया, आपने बेचा इनके नाम कर दिया, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वो कहते हैं जब आपने डिविडेंड देना है ना, साथ ही आप एक अनाउंस करें कि वो कौन सी डेट होगी जिस पे हम शेयर ट्रांसफर बंद कर देंगे। मसलन हमने कहा जी हम 17 अगस्त 2024 को शेयर ट्रांसफर क्लोज कर देंगे। इसका मतलब है 16 तारीख तक जो एप्लीकेशन आई हैं वो शेयर ट्रांसफर करेंगे और जो लिस्ट फाइनल होगी इन लोगों को डिविडेंड दे देंगे। कहानी समझ आई? हो सकता है एक बंदे की एप्लीकेशन उसने 16 तारीख को ही शेयर खरीदे, साथ ही एप्लीकेशन भेज दी, इसको डिविडेंड मिलेगा। और एक बंदा जो पिछले 1.5 साल से शेयर रख के बैठा हुआ था लेकिन उसने क्योंकि इस दिन बेच दी हैं, इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कंपनी में आइडेंटिफाई करना कि कौन बंदा है जो एलिजिबल हुआ है शेयर लेने का, डिविडेंड लेने का। जब भी कुछ कंपनी देने लगेगी ना, चाहे वो बोनस शेयर हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो राइट शेयर हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जहां हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर, तो हमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, शेयर होल्डर डिफाइन कर लेंगे कि ये किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। उसका तरीकाकार क्या है, बुक क्लोजर। बुक क्लोजर करें, उसके जरिए पता चलेगा। अब बुक क्लोजर में जो लोग रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं उन्हें डिविडेंड देंगे या उनके ऑर्डर पर, वो ऑर्डर का मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन पर। मसलन मेरे नाम शेयर हैं लेकिन मैंने ऑर्डर दिया यार मेरे शेयर मेरे बेटे को पे कर दिए, मेरे शेयर का डिविडेंड मेरे बेटे को पे कर दिया जाए, ओके ठीक है, और देयर ऑर्डर। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। Any dividend may be paid by the company either in cash or in kind out of its profit. Payment in kind, the payment of dividend in kind shall only be from share of the listed company held by distributing। अच्छा, यहाँ बच्चे बहुत दफ़ा समझते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी अपने शेयर दे सकती है। नहीं नहीं, अपने शेयर देगी वो तो बोनस शेयर कहलाएंगे। कोई भी कंपनी दे सकती है, मतलब राइज इज अ कंपनी,
फर्ज करें राइज ने निशात मिल विच इज अ लिस्टेड कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अब हम डिविडेंड देने लगे हैं, हमने कहा यार हम निशात मिल के शेयर एज अ डिविडेंड दे देते हैं, ये बात हो रही है, दोबारा पढ़े। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शैल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी का खुद लिस्टेड होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। और जो इन काइंड शेयर देने हैं डिविडेंड में, वो अपने शेयर नहीं देने, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर देने की बात। जब अपने ही शेयर देंगे उनको तो बोनस शेयर कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जनाब, प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी मस्ट बी पेड टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर or to their order within such period and such manner as may be specified। लेकिन वो इन रूल्स में स्पेसिफाई हो चुका है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने डिविडेंड देना है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पे डिविडेंड? विद इन, और स्पेसिफाइड टाइम इन रूल्स में क्या लिखा हुआ है अब? 10 डेज। जैसे जैसे हमारे यहाँ पेमेंट के मीन्स फास्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये डेज रिड्यूस होते जा रहे हैं। मसलन मैंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू की, बस अल्लाह की तरफ से था, हालांकि कोई उस वक्त इतना ना शऊर था ना कुछ था। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और मैं फारिग हुआ तो मैं स्टॉक एक्सचेंज चला गया और मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना अकाउंट खोला और मैंने शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उस वक़्त डिविडेंड पे करने के लिए आई थिंक सो शायद 60 डेज होते थे, विद इन 60 डेज। अब वहाँ से एफिशिएंसी आते 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 आज हम कहाँ खड़े हैं? 10 डेज की बात। अच्छा जी, इंटरम डिविडेंड। अब बात हो रही है कि 10 दिन काउंट कैसे होने, कहाँ से काउंट होने। इंटरम डिविडेंड कौन सा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बीओडी। इंटरम डिविडेंड कौन सा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बीओडी। इसका मतलब है मीटिंग बीओडी की हुई होगी, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। यानी अगर तो आप बुक क्लोजर दे रहे हैं साथ, तो जिस दिन बुक क्लोजर आपने दिया, बुक क्लोजर क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आपने कहा जी 17 अगस्त से बुक क्लोजर शुरू होगा और 20 अगस्त तक बुक क्लोजर चलेगा। अब फिर मसला कि 10 दिन यहां से देखने हैं कि यहां से देखने, वो कहता है यहां से देखने। बात समझ आ रही? विद इन 10 डेज। कहां से 10 डेज देखने हैं? कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। कमेंसमेंट का मतलब शुरू होना, जब बुक क्लोजर शुरू होगा। और अगर आपकी कंपनी ने कहा नहीं यार हमारी ऐसी कंपनी है, मतलब ये तो सारी कंपनीज का जिक्र हो रहा है ना, तो वो कहता है कि नहीं बुक क्लोजर, मतलब राइज को किसी बुक क्लोजर की जरूरत नहीं है। जो शेयर हैं इंटैक्ट हैं, जो मेरे शेयर हैं मेरे पास हैं, अंसारी साहब के पास हैं, अदनान साहब के उनके पास हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही है, बुक क्लोजर रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो अगर बुक क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बोर्ड मीटिंग इफ नो बुक क्लोजर। कहानी समझ आ गई? ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड वगैरह हैं वो बुक क्लोजर कर रही होंगी ताकि पता चले किसे डिविडेंड देना है। ऐसी कंपनी जो स्टेगनेंट हैं वो बुक क्लोजर नहीं कर रही होंगी। बात समझ आ गई? फिर उनकी बोर्ड मीटिंग से 10 दिन के अंदर अंदर शेयर देने, डिविडेंड देने, 10 दिन विद इन 10। ये बात डिस्कस हो रही है कि 10 डेज कहां से काउंट होने हैं। अगर आप बुक क्लोजर वाली कंपनी है, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर से, और अगर बुक क्लोजर वाली कंपनी नहीं है तो बोर्ड। डन हो गई बात? और अगर ये फाइनल डिविडेंड है तो एजीएम से 10 दिन के अंदर, एजीएम से 10 दिन के अंदर। डन होगी बात? यानी 10 दिन कहां से काउंट होने हैं, ये बात भी हमें समझ आ गई। जी नहीं, शेयर रोजाना ट्रांसफर हो रहे हैं। एक शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस काम कर रहा है। ये ऐसे ही समझें कि जैसे बहरिया टाउन है, डीएचए है, वहाँ पे उनका जो प्लॉट का ट्रांसफ़र वाला डिपार्टमेंट है वो रोज़ाना काम कर रहा है। कोई प्लॉट ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ईद के इतने दिन हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफिस बंद रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही
कंपनी का एक ट्रांसफर ऑफिस है जहां शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, और उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारा इतने दिन बंद रहेगा। किस वजह से? बुक क्लोजर के लिए, ताकि लिस्ट बन जाए कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट होगा, जैसे हमने यहां डेट रखी 17 अगस्त, इसका मतलब है 16 अगस्त तक एप्लीकेशन आ सकती है। अब हमने आगे 3-4 दिन रखे हुए हैं कि जितनी एप्लीकेशन आई पहले इन्हें सबको क्या कर लें, ट्रांसफर कर लें। अब एक लिस्ट फाइनल हो गई, लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म आया हमारे पास 17 अगस्त को, एक 18 को, एक 19 को, हमने 20 तक क्लोजर दिया हुआ था। ये एप्लीकेशन नहीं हमने एंटरटेन करनी, ये पहले से अनाउंस होगा कि जो एप्लीकेशन 16 तारीख तक हमारे पास पहुंचेंगी वो हम प्रोसेस करेंगे और लिस्ट फाइनल करेंगे, और ये वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं जिनको डिविडेंड मिल रहा होगा। ये पर्पज है इसका। नहीं, ट्रेड होंगे, ट्रांसफर नहीं हो रहे, अभी ट्रेड तो हो रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि शेयर आप जनाब ट्रांसफर भी करा लें। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, मैट्रिक के बाद मैंने शुरू कर दिया शेयर में इन्वेस्टमेंट करने। अब उस वक्त ना मैनुअल इन्वेस्टमेंट होती थी। अगर आप शेयर ट्रांसफर में ले जाते थे ना तो 45-60 दिन लग जाते थे। लोग ट्रांसफर में शेयर ले जाते ही नहीं थे। शेयर खरीद लिए हैं, मेरे पास पड़े हैं, मैंने ट्रांसफर नहीं कराए। जैसे बाद दफ़ा बाइक खरीद लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कराते, कोई और चीज़ खरीद लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर, बस पड़े हैं। अब उसका एक बड़ा मज़ेदार काम होता था। वो क्या काम होता था? आपने एक शेयर कंपनी के ख़रीदे, बेच दिए, आपको बेचे हुए 3 साल गुजर गए हैं, हर दफ़ा डिविडेंड आपको आ रहा है, क्योंकि कंपनी की किताबों में आप ही चल रहे हैं। वो इतना ड्यूरेशन ज़्यादा था। स्टॉक एक्सचेंज तो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लक्चुएशन के लिए, शेयर बढ़ गया बेच दिया, फिर खरीद लिया। डिविडेंड्स वाले लोग बड़े थोड़े होते हैं। आपने शेयर लिए, आपने ट्रांसफ़र करवाए, बाद में आपने बेच दिए। अब आगे जिन लोगों में फिर रहे हैं ये सब प्राइस मूवमेंट से खेल रहे हैं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए शेयर बेचे हुए, डिविडेंड हर दफ़ा आपको आई जा रहा है, ही जा रहा है। क्यों? इस कंपनी की किताबों में तो वो आपके घर चेक आई जा रहे हैं, डिविडेंड वारंट आई जा रहे हैं, आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं, शेयर भी बेच दिए हुए आप। लेकिन अब ये काम एफिशिएंट हो गया टेक्नोलॉजी आने के बाद। अब आजकल हम बोलते हैं T+3। T+3 का मतलब है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई इसके तीसरे दिन शेयर मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये मामला इतना ज़्यादा नहीं रहा। अभी भी हो सकता है कोई बंदा ना ट्रांसफर कराए, लेकिन अब इतना 60 डेज वर्सेस 3 डेज। जी, जी यही तो बात कर रहे हैं हम। जी वो कहते हैं हमारा इसका कोई कसूर नहीं। अगर वो इतना समझदार आदमी था, डिविडेंड असल में ना, ये भी और थोड़ा कल वल के लेक्चर में करेंगे बात। जब डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है ना, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, बल्कि उधर MFA में आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड की बातें हो गई है ना। बस एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आपने ये बात पढ़ ली है तो फिर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ। जिस दिन बुक क्लोजर शुरू होगा उससे पहले शेयर की जो प्राइस मार्केट में चल रही होगी ना, दैट इज कम डिविडेंड। कि अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं तो डिविडेंड भी मुझे ही मिल रहा है। आज 17 अगस्त है, आज बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ है, आज सुबह जब मार्केट में शेयर की प्राइस ओपन होगी एक्स हो चुकी होगी, क्योंकि अब जो आप शेयर खरीदेंगी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कल जो आखिरी लम्हे पे आखिरी ट्रांजैक्शन हुई थी वो विद डिविडेंड थी, वो कम डिविडेंड थी। तो वो कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही काम करता है। जानो की बात जी? जी बिल्कुल उसी लिहाज से, बिल्कुल दोनों बातें वो कंसिडर होंगी, डेफिनेटली कंसिडर होंगी। अच्छा जी, यहाँ वही लिखा हुआ है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर, 10 वर्किंग डेज है, नॉट डेज, वर्किंग डेज। और वर्किंग डे को यहाँ डिफाइन भी किया गया है, ऐसा दिन जिस दिन बैंक खुले हुए हों, ठीक है ना। यहाँ वर्किंग डे की एक डेफिनेशन है कि ऑन विच, कौन से वाला पॉइंट आ रहा है? एनी डे ऑन विच बैंक्स आर ओपन फॉर। अगर फर्ज करें बैंक सैटरडे को ऑफ है और संडे को भी ऑफ है, तो फिर ये 2 दिन काउंट, कोई गजेटेड हॉलीडे आ गया तो वो डे काउंट नहीं हो। 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने पे करना है, ठीक होगी बात जी। Every listed company shall ensure that book closure must be
started for determination of interim dividend entitlement within 15 days of the date on which such dividend is approved by the board. वो कह रहा है, ये भी एक बात और समझ लें, बस आखिरी पॉइंट यही है। वो कह रहा है हमने पीछे एक बात की थी, ये देखें यहाँ हमने ये बात की थी कि यार अगर ये वाली कंपनी है तो 10 दिन कहाँ से काउंट करने हैं। वो कहते हैं 10 दिन काउंट करने हैं, टेंशन ना लो, 10 दिन काउंट करने हैं कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर से। वो कहते हैं बुक क्लोजर कब रख सकते हैं, कहते हैं जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है ना उसके 15 दिन के अंदर अंदर रखने हैं आपने। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर शुरू होनी चाहिए और फिर 10 दिन वो। इसका मतलब है जिस बीओडी की मीटिंग में आपने ये डिविडेंड अनाउंस किया है ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन डिले हो सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन डिले हो सकता है, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा आप बुक क्लोजर लेट नहीं कर सकते अगर आपको बुक क्लोजर रिक्वायर्ड है, ये वाले 15 दिन का ये मतलब है। असल में यहाँ लॉ क्या चाह रहा है लॉ चाह रहा है ऐसा ना हो जब जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ना अब ये कंपनी का पैसा नहीं रहा, ये शेयर होल्डर का पैसा बन गया। सारे रूल्स इसके ऊपर यहाँ वही लग रहे हैं कि यार अब आप पब्लिक मनी मिस यूज ना करें। अब ये ना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया आपका, यार अभी 2 महीने डिविडेंड देते नहीं है, कहते नहीं, अब इमीडिएटली फॉरन 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसे ट्रांसफर करें। ओके ठीक है यार 10 दिन तो हमने बुक क्लोजर से रखने हैं ना, तो हम बुक क्लोजर 3 महीने बाद रख देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार इतनी अकल हमें भी है, बुक क्लोजर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है आपके पास। यहाँ से आगे कल चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल हमारे यहाँ आईकैप के प्रेसिडेंट और काउंसिल मेंबर्स और एडकॉम के चेयरमैन जो एजुकेशन कमेटी के होते हैं, ये इस तरह का एक मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन जो है वो कल आ रहा है राइज़ में। तो आप सबसे एक तो ये बात है कि ज़रा ड्रेसअप होके अच्छे से ज़रा हम इनमें से कुछ शायद हमारी कोशिश है कि हम प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चों से भी मुलाकात करें, कोई 10 मिनट बच्चों से भी खिताब करें। तो उसमें कुछ जाहिर है एक रूम हम कोई एक डेडिकेट कर सकते हैं उसमें, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को फिर हम वो भी अलाउ करेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो आप ड्रेसअप होके आएँ ताकि कल आपका इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन हो सकेगा, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा फिर हमने ये भी है जिन जिन बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे फिर उस थोड़ा सा ज़रा समझा भी देंगे ना कि जैसे कैसे प्रोटोकॉल मेंटेन रखा जाता है। जाहिर है ये आईकैप लेवल पर ये हाईएस्ट लेवल है जो कि कभी भी हो सकता है किसी शख्स का, प्रेसिडेंट ऑफ आईकैप होना, दैट इज़ द हाईएस्ट डेजिग्नेशन जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अचीव कर सकता है। तो इसलिए भाई वहाँ पे हमें ज़रा अच्छे तरीके से बात करनी, कोई सवाल पूछ लेते हैं, कोई बात हो जाती है तो वो सारी बातें भी हमें ज़रा उसको भी मेंटेन करना है। तो आप लोग तैयार होके हैं कल इंशाल्लाह ताला, कल हमारे यहाँ एक अच्छी एक्टिविटी हो रही होगी।